यहाँ पे हेडिंग लिखनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हुआ बच्चों? अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी। सर डायबिटीज हो सकता है? क्या हो सकता है? डायबिटीज। अच्छा, तुम्हारे पॉइंट को भी बताता हूँ, पहले ये लिखो। सेकंड इज अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट दैट इज टू बी रिमूव्ड। अमाउंट ऑफ excretory waste to be removed। तीसरा पॉइंट होगा अमाउंट ऑफ वैसोप्रेसिन, या इसको हम लोग एडीएच बोलते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो ये तीन फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द यूरिन, इन द बॉडी, नॉट यूरिन, यूरिन इन द बॉडी। सेकंड फैक्टर है, पहला फैक्टर हो गया अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी। सेकंड फैक्टर इज अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट दैट इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। थर्ड पॉइंट है अमाउंट ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आई बताता हूं। तो ये जो एडीएच हार्मोन है ना, इसका काम क्या है? ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है इससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इसका काम क्या होता है? ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है कि कितनी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी बॉडी में, उसको रेगुलेट करता है। अब अगर मान लीजिए किसी पर्सन में एडीएच हार्मोन कम बन रहा है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा? उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा, उसकी बॉडी से वाटर की रिमूवल बहुत तेजी से होगी, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन वहां पे कम हो जाएगा। और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसका नाम है डायबिटीज में, इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एक दो तरह के डायबिटीज होते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही तरह के डायबिटीज, हम लोग सिर्फ डायबिटीज बोल देते हैं, बट डायबिटीज एक्चुअली दो तरह के होते हैं। नहीं, वो तो अलग, वो टाइप, तो स्टेज होता है शुगर। हाँ, वो स्टेज होता है। डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, एक होता है डायबिटीज मेलिटस, दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो हम लोग जो नॉर्मली डायबिटीज जानते हैं वो मेलिटस है, ठीक है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। जिसमें कि इंसुलिन की फॉर्मेशन जो है वो इरेगुलर हो जाती है बॉडी में, तो शुगर की लेवल जो है वो इरेगुलर हो जाती है बॉडी में, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है? रीजन क्या है इंसिपिडस होने के पीछे? क्योंकि एडीएच हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो उसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा क्या? इसमें फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम होगी, मतलब उसको तुरंत तुरंत यूरिनेशन होगी, यूरिन की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती है कि उसको जो है तुरंत तुरंत यूरिन पास के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। एज के साथ होता है? नहीं, वो एक दूसरा कंडीशन होता है, वो प्रोस्टेट होता है, वो प्रोस्टेट होता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया? और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन यहां तक से रिलेटेड? ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज हीमोडायलिसिस।
सुनिए, हीमोडायलिसिस में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, खासकर उस तरह के पर्सन में जिस पर्सन में कि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है या किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रही होती है ब्लड। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में कि अगर किसी पर्सन ने एक किडनी डोनेट कर दिया मान लो, तो क्या वहां पे दूसरे किडनी से उसकी वर्किंग कम हो जाएगी, या क्या उस पर्सन में पहले जितना फिल्ट्रेशन हो रहा था एक किडनी से उतना फिल्ट्रेशन नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं। एक किडनी, दोनों किडनी मिलकर जितना काम करती है, अगर बॉडी में एक किडनी हो तो भी उतना ही काम। ऐसा नहीं होगा 2 किडनी है तो ज्यादा फिल्ट्रेशन होने लगेगा, 36 है तो 72 टाइम्स होने लगे, ऐसा नहीं होता, होगा तो 36 टाइम्स ही। तो फिल्ट्रेशन उतना ही होता है, ठीक है, एक किडनी हो 2 किडनी हो। हाँ, थोड़ा सा लोड बढ़ता जरूर है, लेकिन वहां पे उसको डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जहां पे भी किडनी अगर हमें किडनी पे स्ट्रेस कम करना है, सिंपल सी चीज है, अगर किडनी पे स्ट्रेस कम करना है, जैसे मान लो कि हम अपने एज की बात करें, अभी हमें बॉडी को अब जो है क्या करना है, बॉडी में बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है तो हमें क्या करना है, मसल्स को बचा के रखना, ठीक है। अब मसल्स को बचा के रखना है तो क्या जरूरत है प्रोटीन की हाई अमाउंट लेने की, उतना ही अमाउंट लेना चाहिए हमें जितना कि सफिशियंट है हमारे लिए, रिक्वायर्ड है। अगर हम ज्यादा अमाउंट लेंगे तो वो बॉडी के लिए प्रॉब्लम ही तो है ना, प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट लेने की जरूरत क्या, अगर हमारी नीड, बॉडी की नीड ही 4 रोटी की है और अगर हमको अच्छा लग रहा है और हम 8 रोटी खा ले तो यही होगा ना जैसे हो रहा है यहाँ पे, ये दो यही होता है। नहीं खाता नहीं हूं मैं, एक एग्जाम्पल। तो वहां पे बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, मतलब उतना ही खाना चाहिए, खाना ही उतना चाहिए कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट। हाँ, कभी अगर बीमार पड़े तो उस टाइम में जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है। अगर कोई आदमी बीमार पड़े तो देखा है कभी डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आप चिकन खाओ, मटन खाओ या फिर इतना हाई कॉम्प्लेक्स ड्राई फ्रूट्स खाओ, नहीं बोलते, खिचड़ी खाने के लिए। खिचड़ी क्यों खाने के लिए बोलते हैं? डाइजेशन आसान है, क्योंकि खिचड़ी का डाइजेशन आसान है, तो जब डाइजेशन आसान है तो हमारी बॉडी को, अगर हम कोई ऐसा फूड खाते हैं उस फूड को पचाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम ऐसा फूड खाएं जो कि ऑलरेडी डाइजेस्टेड हो, जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, तो उसकी टोटल एनर्जी हमारी बॉडी में रिकवर करने में जो है काम हो जाएगी। इसीलिए बॉडी की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहिए बॉडी, ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहिए कभी भी। तो हीमोडायलिसिस में हम लोग करते क्या है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन का किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो वैसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वैसी कंडीशन में हम लोग एक आर्टिफिशियल मशीन का यूज करते हैं, जो आर्टिफिशियल मशीन क्या करती है, एक साइड से ब्लड निकालेगी, उसको प्यूरिफाई करती चली जाएगी, एक साइड से, ऐसा नहीं कि इकट्ठे एक बार पूरा ब्लड निकाल लेंगे तो पर्सन मर जाएगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकालेंगे उसका, उसको प्यूरिफाई करते चले जाएंगे और दूसरी साइड से उसको वापस डालते चले जाएंगे। हर हफ्ते में नहीं, नीड के अकॉर्डिंग, ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है कि पर्सन को हफ्ते में 3 बार करवाना पड़े, वो नीड के अकॉर्डिंग है। अगर मान लो किसी पर्सन का किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर तो उसको हो सकता है हफ्ते में 3 बार करवाना पड़े, है ना, हफ्ते में ये करीबन 4 से 5 घंटे का प्रोसेस होता है। अब तो उसको हर अल्टरनेट डे पे करवाना पड़ सकता है। अब किसी पर्सन में मान लीजिए कि किडनी थोड़ा 40% काम कर रहा है तो उसको हफ्ते में 1 बार करवाना पड़ सकता है। अच्छा चलो उस पॉइंट में भी आते हैं, पर इसको आगे पहले समझ लें, पहले इसको समझ लें फिर ट्रांसप्लांटेशन भी करें। चलो लिख लो, इसमें लिखो, एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस, एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस which removes nitrogenous waste product, nitrogenous waste product from the blood
from the blood through dialysis, from the blood through dialysis। पहले आप प्रोसेस को समझ लीजिए, फिर मैं इसमें लिखवा दूंगा। देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक मशीन होता है इस तरह का, सिंपल मशीन है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल सा मशीन है। एक इस तरह का मशीन है जिसमें कि हम लोग इस तरह से ओपनिंग बनाते हैं। यहाँ पे इधर क्या करते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके अंदर बहुत सारा, जो कि अंदर ही अंदर बहुत बार फोल्डेड होता है, बहुत बार फोल्डेड होता है ये। मैं सिंपल रखने के लिए डायग्राम कम फोल्ड दिखा रहा हूं, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत बार फोल्डेड होता है। और इसकी जो सबसे ऊपर की लेयर है, ये सबसे ऊपर की लेयर बनी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये बनी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी होती, सबसे ऊपर की लेयर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है? इसकी खासियत है सॉलिड को नहीं, ये सॉलिड को पास नहीं होने देगा, सिर्फ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेज को पास होने देगा, और वो भी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ इसे ऐसे ही पास होने देता है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ा था ना 9th में, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो सिर्फ उस सब्सटेंस को पास करने देगा व्हिच इज हायर इन क्वांटिटी, कहां से किधर, हायर से लोअर, और किसी भी सॉलिड पार्टिकल को पास नहीं करता। ठीक है, ये इसकी खासियत है। इधर से हमने डाल दिया इसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन, डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसके अंदर, इस मशीन के अंदर भर गया डायलाइजिंग सॉल्यूशन। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। उसके बाद जितने सारे डाउट्स होंगे ना, बहुत सारे डाउट्स आएंगे अभी आपके, बहुत सारे आलतू फालतू भी आएंगे डाउट्स, वो सब मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि यहाँ पे डाउट्स आते हैं, आलतू फालतू भी डाउट आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत, सारे डाउट्स बताऊंगा। तो यहाँ पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालेंगे। अब ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो होती है, इसकी पहले ये बताओ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, इट विल नॉट लेट पास एनी सॉलिड। दूसरा पॉइंट, only dissolve, ओनली डिफ्यूजन ऑफ dissolve, substances from higher to lower concentration। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर है, ये दोनों पॉइंट। yes, अब यहाँ पे जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन हम लोग डाल रहे हैं, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ये बनाया जाता है, ये सॉल्यूशन बनाया जाता है स्पेशली, which is exactly identical to the blood plasma, जिसमें तीन चीजें नहीं। कौन कौन सी तीन चीजें? चुप हो जा, चुप हो जा, लेट मी कंप्लीट। तीन चीजें नहीं होगी, इट इज डिवॉइड ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड हार्मफुल सॉल्ट, ये नहीं होगी, क्योंकि वही चीज तो निकालना है हमें। बाहर में कौन सी चीज नहीं, इस सॉल्यूशन में कौन सी चीज नहीं है? यूरिया नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, हार्मफुल सॉल्ट नहीं है। यहां से हम डाल रहे हैं पेशेंट का ब्लड, पेशेंट का ब्लड डाल रहे हैं इधर से। ठीक है, अब देखो ऊपर की मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमेबल। ब्लड में क्या ज्यादा है? यूरिया, यूरिक एसिड और हार्मफुल सॉल्ट। बाहर के सॉल्यूशन में क्या नहीं है? यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मफुल सॉल्ट। होगा क्या? बाहर निकल। तो यहाँ पे जो
जिस चीज को हमें प्यूरिफाई करना था वो चीज यहाँ पे बाहर निकल जाएगा ब्लड से। जितनी बार हम उसमें उसके अंदर मूव कराएंगे उतनी चीजें वहां से निकलती चली जाएगी, और यहां से जब बाहर निकल रही होगी ब्लड तो वो ब्लड पूरी तरह से प्यूरिफाइड हो चुकी। ठीक है, ये हो गया प्योर ब्लड। और इस सॉल्यूशन में क्या डिजॉल्व होता चला गया? हाँ, इधर से हम डालते चले जाएंगे फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और इधर से क्या होगा? यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन बाहर निकलता चला। तो कंटिन्यूअसली डाला जाएगा। हाँ, इधर से कॉन्टिन्यूसली हम डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालते रहते हैं और इधर से कॉन्टिन्यूसली डायलाइजिंग सॉल्यूशन बाहर निकलता है। समझ में आया? और ये ब्लड जो है इस तरह से पूरी बॉडी की ब्लड को प्यूरिफाई कर दे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है बोलो? हाँ, इधर से एक तरफ से निकाल रहे हैं, ब्लड निकालते जा रहे हैं, बीच में मशीन है, इधर से निकाला, बीच में मशीन लगा दिया, ब्लड में इधर से प्यूरिफाई होता जा रहा है, एक तरफ से डालते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा ब्लड निकाल लेंगे, थोड़े थोड़े अमाउंट में निकालते जा रहे हैं, प्यूरिफाई होता जा रहा है, और फिर उसको पेशेंट के ब्लड में डालते चले जाए। हाँ, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ब्लड लॉस भी होगी इसमें। ऐसा नहीं है कि ब्लड लॉस नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो होगी ना। नेचुरल प्रोसेस भी नहीं है तो वहां पे और भी चीजें होगी, लेकिन पेशेंट को जिंदा रखना है तो ये करना ही पड़ेगा। सर हमारा फिल्ट्रेशन तो रोज होता है। हमारा फिल्ट्रेशन तो एक दिन में 36 बार होता है। तो फिर क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा, हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा ब्लड का होता रहता है ना, इसमें तो एक ही बार में पूरा ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। हाँ बोलो। लिखा हुआ तो है यहाँ पे, एग्जैक्टली सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, बट लाइक बनता किस चीज से हो? बस उसी चीज से बनाया जाता है, जो ब्लड डोनेट करते हैं ना लोग, ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें से पूरा ब्लड चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड को सेपरेट करते हैं, आरबीसी अलग करेंगे, डब्ल्यूबीसी अलग करेंगे, प्लेटलेट्स अलग करेंगे, प्लाज्मा अलग करेंगे, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वही चीज देंगे ना। अब किसी को सिर्फ आरबीसी की जरूरत है, उसको प्लाज्मा देके क्या करेंगे? किसी को सिर्फ डब्ल्यूबीसी चाहिए, किसी को सिर्फ प्लाज्मा चाहिए, किसी को सिर्फ, अब जैसे डेंगू का पर्सन है, प्लेटलेट्स चाहिए उसको, तो हम उसको सिर्फ प्लेटलेट्स देंगे, आरबीसी क्यों देंगे हम उसको? आरबीसी हमको दूसरे पर्सन को देने में काम आ जाएगा। तो उसको पहले अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है। और ब्लड कोलॉइड है तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से सेंट्रीफ्यूगेशन, वही तो मैंने बोला। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लैब में बनती है। हाँ, ये पर्चमेंट पेपर का बना होता है, लैब में बनाया जाता है। बिल्कुल ड्रॉ। सर जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है किस चीज से डिसाइड होता ब्लड का पूरा टॉपिक है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेंट्स a number of tubes, a number of tubes with semi permeable membrane, with semi permeable membrane on it, which is suspended in a tank, filled with dialysing solution, सेकंड पॉइंट में लिखिए, this dialysing solution has same osmotic pressure
as the blood, except that is devoid of nitrogenous waste, थर्ड पॉइंट में लिखे हैं, when patient's blood मैं थोड़ी थोड़ी देर में स्कोर बताता रहूंगा। When patient's blood passes through these tubes, made up of selectively permeable membrane, the waste products from blood passes into dialysing fluid by diffusion. This purified blood is pumped back in the patient's body. तो ये हो गया। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या हम किडनी को ही नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। सुनो, किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं, बट हमारी बॉडी में एक और मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं WBC। तो वैसी कंडीशन में सबसे पहला काम ये पहला काम ये करना पड़ेगा कि अगर उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो टिश्यू की मैचिंग करानी। अगर मैच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर फैमिली मेंबर में ब्लड रिलेशन में कोई किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है। जैसे लालू यादव की बेटी ने उनको किडनी दिया है, तो वहां पे जो है मर नहीं गई, जिंदा है दोनों। तो वैसी कंडीशन में जो है उनको डोनेट, चूंकि वो ब्लड रिलेशन में थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टिश्यू मैचिंग होगी ही। तो टिश्यू मैचिंग होगी और वहां पे जो है थोड़ा बहुत जो नहीं मैच होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत जो नहीं मैच होता है वहां पे WBC को हम 100% सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर टिश्यू बिल्कुल ही मैच नहीं हुआ तो वैसी कंडीशन में हमें इंटायर WBC को सप्रेस करना पड़ता है मेडिसिन डाल। अब WBC को सप्रेस करने का मतलब है कि आप समझ लीजिए कि उसको कितना हाइजीनिक कंडीशन में रखना पड़ेगा। फूड हाइजीनिक, एयर हाइजीनिक, कोई आदमी उससे मिले नहीं, क्योंकि हमारे चारों ओर तो इतने सारे पैथोजेंस हैं। इस रूम में भी मिलियंस ऑफ स्पोर्स होंगे ना। तो अब हमें पता नहीं है, स्पोर्स इतने सारे हैं, हम दिखते भी नहीं है हमें। अब वो कुछ ना कुछ फूड में, इनहेलेशन में जाएंगे ही जाएंगे। तो हम कितनी WBC को सप्रेस कर सकते हैं? और सप्रेस करेंगे अगर वो, उसका भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम WBC को सप्रेस करते हैं तो ब्लड ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है बॉडी में, हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन को पहले से ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है,
हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसको और ज्यादा डोज बढ़ानी पड़ती है, इंसुलिन की डोज और बढ़ानी पड़ेगी, तो वैसी कंडीशन में वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, फेटल भी हो सकता कई सारे केसेस में फेटल भी हो जाता। तो इसीलिए जो है सबसे पहली चीज जो वहां कराई जाएगी टिश्यू मैचिंग। जब अगर मैच हो गया, अगर कोई क्लोज रिलेशन में मिल गया कोई ब्लड वो डोनेट करने वाला, तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके लिए भी क्या है, हमारे लोग में जल्दी तैयार भी नहीं होते, है ना, रिलेशन में भी तैयार नहीं होते। एक बार जैसे मैं अब बता रहा हूँ कि मैं एक बार गया हुआ था किसी गांव में, कोई विलेज एरिया में गया, वहां पे मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग मर जाते हैं उनको आई डोनेट कर देना चाहिए, ये ऑर्गन डोनेट कर देना चाहिए, अंग डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे जो है बहुत सारे लोगों को जो है भला हो सकता है बेनिफिट हो सकता है। सारे लोग मेरे ऊपर एक तरफ इतना जोर से चिल्लाने लगे कि मरे हुए लोगों का आपके बॉडी को काट काट के जाएगा, उनको अकल है कि नहीं है। अब सब लोग उल्टे मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, तो हाँ वो होते हैं ना, इसीलिए तो नहीं, तुम समझा के देखना कभी गांव के लोगों को, वहां से बच के आ जाओगे वही बहुत है। अपनी दादी को मैं कन्विंस कर नहीं पाई कि मुद्दे को तो फिर तुम मुझे मेरे से कैसे एक्सपेक्ट करती हो, तो नहीं हो सकता ये बहुत, अभी भी जो है वो चीजें नहीं हो सकती जो नहीं हो सकती, उसमें चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा। यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अब कोई फालतू के क्वेश्चन है वो भी पूछ लो। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे हो?